हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटी पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट। फिर हम जानेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिटीजन्स इन मेकिंग ऑफ लॉज। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये चैप्टर फोकस करता है और इसको हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस पे हमें काफ़ी गर्व है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे द आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। हम ये जानते हैं कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी थोड़ा आइडिया ले लिया है कि गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल और पीपल का कंसेंट इसमें होना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट अलग अलग तरह के लॉ पास कर सकती है। तो इसी चीज़ को हम जानने वाले हैं डिटेल में। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस द डेमोक्रेसी एंड दिस इज बेस्ट expressed in the institution of the parliament. In this chapter we will try to see how parliament enables citizens of India to participate in decision making. हम कैसे उस चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं ऑफ मेकिंग ऑफ लॉज में, decision making of laws, and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें हमें दिखाया गया है कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। वाई पीपल शुड डिसाइड। अब लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए? अरे सिंपल सी बात है, जब कई सारे लोग आपस में बैठ के बातचीत करके किसी चीज़ पे आते हैं, समझौते पे आते हैं, तो सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि सब लोग की उसमें मर्जी होती है और सब लोग उस चीज़ को मानते हैं ठीक है ये सबसे बेस्ट है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इंडिया एज वी नो कि इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 और हमारे जो नेशनलिस्ट थे पूरे कंट्री से लोगों ने काफ़ी सारा स्ट्रगल देखा था। फिर उसके बाद ये आके हम आज़ाद हुए थे और उसके बीच में ये इंस्पायर्ड थे बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इन चीज़ों से इंस्पायर्ड थे हमारा नेशनलिस्ट और अलग अलग लोग जो स्ट्रगल में अपना काम कर रहे थे इंडिया को आज़ाद करने का। पर कॉलोनियल रूल में हमने देखा कि लोगों की ज़िंदगी काफ़ी डर से घिरी हुई थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी अपना डिसीजन फाइनल करती थी वो ज़्यादातर अपने हित में करती थी, लोगों के हित में नहीं होता था इतना, नॉर्मली इंडियन पीपल के लोगों के। लेकिन वो उसके ऊपर कुछ अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले पाते थे क्योंकि उनको काफ़ी वो फेस करते थे ग्रेव डेंजर को कि कहीं उनको यार कुछ हो ना जाए। गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स की है, वो अपनी सुनेंगे हमारी की सुनेंगे, तो ऐसा एक मन में भाव था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, पूरी तरह से बदल दिया फ्रीडम मूवमेंट ने इसको। द नेशनलिस्ट बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स एज फार बैक एज 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड की कि हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी लेजिस्लेचर में पार्ट मिलना चाहिए with the right to discuss the budget and ask question. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation. 1885 में ये मांग रखी गई। 1909 में उसको थोड़ा बहुत माना गया कि ठीक है आप थोड़े बहुत अपने लोगों को बैठा सकते हो। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists. इस मांग को भी तभी रखा गया जब धीरे धीरे नेशनलिस्ट ने अपनी डिमांड्स रखी, उनको भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखने पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दे डिड नॉट, और इसके बाद हम जानते हैं कि दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट्स टू वोट, सारे अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। नॉट कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ना ही वहाँ के लोग उस डिसीजन मेकिंग में उनका फाइनल पार्ट बन सकते थे। आगे पढ़ते हैं। एज यू रेड इन चैप्टर 1 दिस the experience of colonial rule as well as participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all person in India, in independent India would be able to participate in decision making. जब धीरे धीरे नेशनलिस्ट को भी समझ में आ गया कि सारे लोग जब स्ट्रगल में, इंडियन स्ट्रगल में, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में
पूरा अपना भाग दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, तो उनको जो डिसीजन मेकिंग में जो लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आराम से लोग अपने हित में और पूरे समाज के हित में अच्छी तरह से डिसीजन को ले पाएंगे. विद द कमिंग ऑफ independence we were going to be citizens of a free country. और this did not mean that the government could do what it felt like. ये बिल्कुल ही इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट को लोगों की बात सुननी होगी. गवर्नमेंट हैज़ टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड. उनकी नीड और डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको डिसीजन लेने पड़ेंगे. द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कॉन्क्रीट in the constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchise. इसका मतलब है that सारे जो adult हैं citizens of this country have the right to vote. सारे adults को पूरा अधिकार हो वोट डालने का. एक बगल में ये आपको थोड़े फैक्चुअल नॉलेज दे देता हूँ. द अवर फोटो शोज अ वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन और हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM. इस ये देख रहे हैं कि कैसे EVM काम करती है. तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है. EVM वर फर्स्ट यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 में इनको यूज़ किया गया था. और 2004 में यूज़ करने के बाद अराउंड 1.5 लाख ट्री करीब बचाए गए थे जो कि कटे जाते अगर EVM को भी यूज़ नहीं करते बैलेट पेपर में. लगभग 8,000 टन पेपर यूज़ हुआ जिसके कारण 1.5 लाख ट्री को हमें काटना पड़ता. तो EVM काफ़ी अच्छा आविष्कार था. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसमें हम समझेंगे कि कैसे सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे खड़ा करके लॉज को बनाते. एक तरह से पीपल ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते और उसके आगे वो रिप्रेजेंटेटिव उनके हित में लॉज बनाता है. और ये काफ़ी हैसल हो जाएगा अगर काफ़ी सारे अगर ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अगर सभी लोगों को एक एक करके इन सभी लोगों का वोट जाना जाए कि इस पर्टिकुलर डिसीजन पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो काफ़ी सारा इसे टाइम टेकिंग होगा. इसीलिए लोग ये सबसे बेटर समझा गया है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करें और उसको जिताएं वोट देकर और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे उनकी मांगों को पूरा करें. द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट. कंसेंट होना चाहिए मन में कि कैसे आप लोगों के जो सवाल हैं उनकी परेशानियां हैं उनको आप दूर कैसे कर पाओगे. द डिज़ायर approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. People का decision ही उस अगर वो पूरा किया जा रहा है तो वही उस गवर्नमेंट को प्रॉपरली डेमोक्रेटिक बनाता है. The basic idea in this kind of democracy is that individual or the citizen is the most important person. जो वहाँ का रहने वाला citizen है पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वही सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन. गवर्नमेंट या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस को भी इस सिटीजन का पूरा भरोसा लेना पड़ेगा. हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. वन वे ऑफ डूइंग सो यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस. इलेक्शन के थ्रू पीपल वोट करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताएं और वो इनके हित में उनके डिसीजन को फाइनल करें. पीपल वुड elect the representative to the parliament, then one group from among these elected representative from the government. The parliament, which is made up of all representatives together, control and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे. एक ये फ़ोटो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन था जहाँ पे नॉर्मली गाड़ी वगैरह नहीं जा पाती थी वहाँ पे हाथी के द्वारा एलिफेंट के द्वारा ये देख सकते हैं आप EVM मशीन्स को पहुँचाया गया था. EVM मशीन्स क्योंकि ये एक तरह से बहुत अच्छी कोशिश थी जिसमें छोटे छोटे जो गांव हैं जहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती वहाँ पे भी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल पाया. दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी पोलिंग मटेरियल एंड EVMs टू द पोलिंग स्टेशन लोकेटेड इन डिफिकल्ट टेरेन. आगे बढ़ते हैं. ओके तो यहाँ पे कुछ हमें पुराने छोटे मोटे सवाल हैं मैं चाहता हूँ इनको हम पूरा करके जाएँ तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा होगा. आगे इनको हम क्लियर करते भी जाएंगे तो हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छी तरह बन जाएगी. सो पहला क्वेश्चन है यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी and represent to explain who an MLA is and how the person got elected. Simply मैं आपको बताऊं तो लोग जो people हैं
जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। स्टेट डिवाइड होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेट डिवाइड होता है। ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग अपने जो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होके आया होता है थ्रू वोटिंग, उसको हम एमएलए बोलते हैं। कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो समझ में आ गया। सिंपली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर रखा है, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जब एक पर्टिकुलर आदमी को इलेक्ट करके खड़ा करते हैं तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाया जाता है। ओके, वोटिंग के थ्रू उसको इलेक्ट किया जाता है। डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड लोकसभा। मैं आपको सिंपली बताऊं, विधानसभा होती है स्टेट लेवल तक, ये होती है स्टेट लेवल तक, और ये होती है सेंट्रल लेवल तक। अलग अलग डिसीजन, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल लेवल में नेशनल डिफेंस और रेलवेज के जो भी डिसीजन होंगे वो लोकसभा फाइनल करेगी। विधानसभा में नॉर्मली स्टेट वाइज हेल्थ को लेके, पुलिस को लेके विधानसभा उसको फाइनलाइज कर सकती है। ठीक है, तो सिंपली विधानसभा एक स्टेट लेवल पे आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है, और पार्लियामेंट जो कि लोकसभा है वो सेंट्रल लेवल पे इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, identify the work of the state government and that of a central government. The decision of the Indian government to maintain peaceful relation with China. तो ये तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे चलता है, द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम। तो या तो आपका समझ में भी आ रहा है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। तो ये भी आपका सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपी नोट, ये भी हमारा सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये वाली एक्सरसाइज मैं चाहूँगा आप खुद करें, बहुत इजी एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है आपको पता है, एमएलए पता है, रिप्रेजेंटेटिव आपको पता है, डायरेक्टली आपको उसका मतलब पता है। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल कर सकते हो। पहला वाला मैं आपको करा देता हूँ। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracy, people do not participate directly. Simply यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए। ऐसे ही आपको डिफरेंट फिलअप्स फुल करने हैं। ओके, you have read that most elected members, whether in पंचायत और in the विधानसभा और in the parliament, elected for 5 years. 5 years के लिए, फिक्स्ड 5 years के लिए उसको चुना जाता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि उसको लाइफ के लिए क्यों नहीं चुना जाता। एक्चुअली में क्या होता है, हो सकता है कि लोग उसको चुने और 3 से लेके 4 साल तक वो अच्छी तरह काम करे, लोगों के हित में काम करे, पर बाद में हो सकता है अगर हम उसको फिक्स्ड कर देते हैं तो अपने हित में, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। इसी वजह से हम उसको 5 years के लिए फिक्स करते हैं। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा है तो वापस से उसको हम री इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, री इलेक्ट करके हम उसको वापस ला सकते हैं। You have read that people participation other ways, not just through elections, to express approval or disapproval of the actions of government. Can you describe 3 such ways in a small skit? स्किट तो आप खुद बना सकते हो, पर मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि कभी कभार हम ऑनलाइन डिस्कशंस में अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं, फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक मीटिंग्स में, उसमें हम सवालों को बताते हैं या सवाल पूछते हैं, फिर हम या फिर प्रोटेस्ट या पेटिशंस दायर कर सकते हैं कोर्ट्स में। इन तरीक़ों से हम अलग अलग जगह पे अपने जो अप्रूवल है या डिसअप्रूवल है ऑफ द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट की फोटो। अब तो चेंज हो गई पार्लियामेंट, अब तो ट्रायंगुलर शेप में हो गई। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसको हम सांसद बोलते हैं, इज द सुप्रीम लॉ इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड द लोकसभा। इसमें एक राज्यसभा होता है, एक उसमें लोकसभा होता है। राज्यसभा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा होता है हाउस ऑफ द पीपल। विद द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स, इट इज़ चेयर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट चेयर करते हैं, और लोकसभा को, जिसके अंदर 545 मेंबर होते हैं, ये प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। इसको स्पीकर चेयर करते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट? क्रिएटेड आफ्टर 1947 के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट बनी। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी।
These are participation by the people in decision making process and government by consent. बार बार इस चीज़ को उठाया जा रहा है कि कैसे पर्टिकुलर इंडिया के लोग डिसीजन मेकिंग में उनका कितना बड़ा योगदान होता है. उसी के कारणवश इंडिया इतनी बड़ी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका उदाहरण सभी देश देते हैं और हमें भी इस पर गर्व है. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. ये पीपल्स को ही रिप्रेजेंट करती है. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. द लोक सभा इज यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. The country is divided into numerous constituencies. यह मैं आपको पढ़ा भी दिया था. As shown in the map, each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. हम ये जानते भी हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से लोग खड़े होते हैं, वो चुनाव में उतरते हैं, फिर वो जीतते हैं. अगर वो मेजोरिटी में आते हैं, मेजोरिटी आप हम आगे भी समझेंगे, अगर वो मेजोरिटी में आते हैं तो फिर वो उनकी सरकार बनती है. ये अलग अलग पार्टीज़ के नाम है. ठीक है, मेजरली बीजेपी, आईएनसी, आपको ये पता होगा. वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम members of the parliament of MPs. MP मतलब member of parliament. These MPs together make up the parliament. Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following function. हमने election कर दिए, गवर्नमेंट फाइनलाइज हो गई. अब देखते हैं क्या काम होता है उसके बाद. टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. उसमें एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. कितनी majority? 543 elected होते हैं और इसमें 2 एंग्लो नॉमिनेटेड होते हैं, तो 545 सीट्स होती हैं लोकसभा में. सो हमें मेजोरिटी में आने के लिए एटलीस्ट हाफ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, यानी कि 272 सीट्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है तो. The opposition in parliament is formed by all political parties that are not part of the majority party. Coalition form. Coalition मतलब किसी दूसरी पार्टी के साथ जो आपके एलाई है उसके साथ आप एक फॉर्मेशन करते हैं और एक coalition government फॉर्म करते हैं. The opposition parliament is formed by all political parties that are not part of the majority party. The largest among these parties is called the opposition party. जो हमारे लार्जेस्ट पार्टी होती है अगेंस्ट में, उसको हम अपोजिशन पार्टी बोलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही फाइनलाइज करता है कि लॉ अच्छी तरह जो हमने बनाए वो ढंग से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं. एज you read in chapter 1 is a group of person who work together implement the laws made by parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. The prime minister of India is the leader of the ruling party in Lok Sabha. लोक सभा में जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं. From the MPs who belong to a party, the prime minister selects minister to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education and finance. Okay. Oftentimes in recent time it has been difficult for a single political party. हमने देखा भी है कि बीजेपी वगैरह भी फुल मेजोरिटी नहीं ले पाते, तो वो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. Then they join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government. किसी दूसरी पार्टी के साथ ज्वाइन करके दो पार्टियों के साथ मिलके मेजोरिटी में आना, उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. ये इसका एग्जाम्पल भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. आगे हम बढ़ते हैं. फिर हमें फ़ोटो दे रखी है कि इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा फैक्ट्स हैं, इनको पढ़ के अच्छा होता है. दीज 2 बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट जगह, इसमें एक होता है साउथ ब्लॉक. ये तो है आपका साउथ ब्लॉक और ये है आपका नॉर्थ ब्लॉक. ठीक है. द फोटो ये बनी थी 1930s में. द फोटो ऑन द लेफ्ट इज़ अ साउथ ब्लॉक विच हाउस द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में. साउथ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी साउथ ब्लॉक में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट के. द नॉर्थ ब्लॉक इज़ अ फोटो ऑन द राइट, ये राइट में नॉर्थ ब्लॉक है. एंड दिस हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है. द अदर मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में अलग अलग जगह पर लोकेटेड है. न्यू दिल्ली में क्यों है लोकेटेड है आप सबको, यार ये तो ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे न्यू दिल्ली हमारी राजधानी है, कैपिटल सिटी, कैपिटल ऑफ इंडिया. द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली as the representative of the states of India in the parliament.
ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को. द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ. राज्यसभा से एक बिल पास कराना पड़ता है तभी वो लॉ फाइनलाइज होता है. It therefore has important role of reviewing and altering if alterations are needed. The laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly. Legislative Assembly के ही लोग इनको elect करते हैं तभी वो राज्यसभा में आते हैं. Of various states. There are 233 elected members और जिनमें से 233 के बाद प्लस 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. ये अलग अलग फील्ड से होते हैं. कोई स्पोर्ट्स होता है, कोई पर्टिकुलर एनजीओ वगैरह, अलग अलग फील्ड से इनको नॉमिनेट किया जाता है. टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट वायलेंट सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर. द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इन्फॉर्मेशन. एलिसिट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. This is very important way through which the parliament controls the executive. By asking questions, the government is altered to its shortcoming and also come to know the opinion of people through their representative of parliament. The MP asking a question of government is crucial task for an MP. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 0 आवर होता है जिसमें सब तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं कैसे वर्किंग हो रहा है. इसमें अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जिसमें ऑपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. क्यों? दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसी. ये देखती हैं और ये अच्छी तरह उसको भागती हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो लॉ है वो सही है कि नहीं. सब चीज़ों को ये पूछती हैं उस 0 आवर में. ये है एक पर्टिकुलर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क इन पार्लियामेंट. ये आप इसको पर्टिकुलरली आप इसको पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर आप पढ़े तो. The governments get valuable feedback and is kept on toes by question asked by the MPs. In addition, in all matter dealing with finance, the parliament approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which parliament controls, guides and informs the government. The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of functioning of the Indian democracy. मैं वापस इसको पढ़ना चाहूँगा. The MPs, member of parliament, as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of functioning of the Indian democracy. Okay, how do new law come about? The parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of the parliament is to be sensitive and to the problem faced by people. Let us read about the following story to understand how issues of domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopted for the issue to become law. तो इसमें एक स्टोरी बताई गई है. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं. नॉर्मली क्या होता है जब कोई, इसको ज़्यादातर देखा गया है घर में किसी लेडीज़ के ऊपर, या ऐसा भी हो सकता है किसी आदमी के ऊपर भी, जब आप वायलेंस होता है उसके ऊपर, या फिर आप उसको किसी की तरह से हार्म पहुंचाते हैं, या फिर किसी तरह से भी उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस बोल सकते हैं. जनरली रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट of an injury or harm caused by an adult male, usually the husband against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman, emotionally abusing her. Abuse of women can also include verbal, sexual, economic abuse. The Protection of Women for Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the main member who is perpetrating the violence. तो इसी वायलेंस एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. मैं आपको स्टोरी सिंपली बता देता हूँ. इसमें काफ़ी सारे औरतों ने, एनजीओ ने प्रोटेस्ट किया, डिफरेंट लोगों ने, और डिफरेंट लोगों ने प्रोटेस्ट करके उस बात को ऊपर निकाला कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस भी एक क्रिटिकल मैटर है जिसके ऊपर हमें लॉ पास करना चाहिए और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए. तो आप एक बार इसको पूरा पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है काफ़ी डिटेल में. इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको और पर्टिकुलरली अच्छा समझ में आएगा. In December 2002, the Standing Committee submitted its recommendation to the Rajya Sabha, and there were also tabled in Lok Sabha. The committee reported accepted most of the demands of the women's group. Finally, a new bill was reintroduced in Parliament 2005. After being passed in both houses of Parliament, it was sent to the President for his assent. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006 particularly.
ओके, इसको पढ़ लेना ढंग से, आगे बढ़ते हैं. As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping parliament frame different concerns that people might have into laws. ये बहुत important aspect है parliament का और एक Indian democracy का या democracy का particularly. For example, establishing the need for a new law to its being passed at every stage of process, and the voice of the citizen is a crucial element. The voice can be heard through TV reports, newspaper, editorial, radio broadcast, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. Unpopular and controversial law. कभी कभार ऐसे लॉ भी पास हो जाते हैं जिनको जो लीगल होते हैं, जो पर्टिकुलरली उनका जैसे वो बने हुए हैं वही तरीका सही है, पर वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छे नहीं लगते और लोग भी उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं. वही जानेंगे हम कैसे. Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal. दोनों तरह से constitutionally valid भी है वो, legal भी है, but it can continue to unpopular and unacceptable to the people because they feel that the intention behind in it is harmful. Hence people might criticize. इसको हम criticize कर सकते हैं. Hold public meetings, write about in newspaper, like report to TV, news channel, etc. In a democracy, like a citizen, and can express their unwillingness to accept the repressive laws framed by the parliament. तो अलग अलग तरीक़ों से हम अपनी बात को ऊपर उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, और अगर आपकी बात बिल्कुल सही होती है तो अलग अलग लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण हम उसको बदल भी सकते हैं. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. For example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vendors illegal. No one will dispute the necessary for some rules to keep public spaces open so that people can walk on the pavements easily. However, one cannot deny that the hawkers and vendors provide essential service cheaply और efficiently. वो हमको provide करते हैं जो सिटी में लोग रहते हैं, कई सारे लाखों लोगों को. This is their means of livelihood. अगर हम उन लॉ को फेवर करेंगे जो एक पर्टिकुलर वन ग्रुप को फेवर करता है और दूसरे ग्रुप को डिसरिगार्ड करता है, तो गलत होगा. पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच टू द कोर्ट में हम जाके और उसके इशू के ऊपर हम डिसीजन फाइनल कर सकते हैं. कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई, वो उसको मॉडिफाई कर सकती है, और कैंसल लॉ इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. यहाँ पे नीचे फोटोग्राफ दिखाई गई हैं जिसमें कैसे लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखा रहे हैं. ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है. वी नीड टू रिमेंबर that our role as a citizen does not end with electing as representative. यहाँ पे हमारा रोल ख़त्म नहीं होता, इसके बाद हमारा एक्चुअली में ढंग से शुरू होता है. Rather it is then when we begin to use newspaper and media to carefully chart work that is being done by MPs and criticize their action when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative function properly. Thank you everyone. यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. ये कुछ आपके वर्ड्स हैं, अगर आपको बाई चांस मैं बोलना भूल गया हूँ या समझाना भूल गया हूँ तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, बाय बाय, टाटा.